जब भी हॉरर फिल्मों के शिखर की बात होती है तो मिडनाइट रिंग का नाम सबसे ऊपर आता है। यह फिल्म अपने समय में पूरी तरह सफल रही थी। इसने रिलीज के साल में ही 10 अरब येन से ज्यादा की कमाई की और जापान के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई। यही नहीं, इस फिल्म ने पूरी दुनिया में डर का माहौल बना दिया। आज भी जब इस फिल्म का नाम लिया जाता है तो सादाको के खौफनाक चेहरे की याद अपने आप आ जाती है। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल छात्रा त्सुको से होती है। वह रात में फ्रिज खोलकर ठंडा पेय निकाल रही होती है। तभी उसके पीछे से टीवी की तेज आवाज आती है। यह सुनकर त्सुको बुरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वह कुछ देर पहले ही टीवी बंद कर चुकी थी। लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोचती है कि शायद टीवी में कोई खराबी होगी। जब वह गिलास में पेय डाल रही होती है तभी उसके पीछे से फिर से अजीब आवाज आती है। अगले दिन सुबह जब उसकी माँ उसे ढूंढती है तो त्सुको अपने कमरे की अलमारी में मरी हुई पाई जाती है। उसकी मौत बहुत ही डरावनी हालत में हुई होती है। कुछ दिनों बाद त्सुको की मौसी असाकावा रेको छात्रों का इंटरव्यू ले रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि इन दिनों हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक श्रापित वीडियो टेप की अफवाह फैली हुई है। कहा जाता है कि जो भी इस टेप को देखता है उसे एक अजीब फोन कॉल आता है और 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अब तक 2 छात्र इसी वजह से मर चुके होते हैं। इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए रेको अपने ऑफिस लौटते ही छात्रों की मौत से जुड़ी खबरें खोजती हैं। उसे पता चलता है कि एक हाई स्कूल का लड़का और लड़की अपनी कार में मृत पाए गए थे। दोनों की हालत बेहद डरावनी थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। लेकिन पुलिस को न तो आत्महत्या का सबूत मिला और न ही हत्या का। रेको को यह भी पता चलता है कि इन दोनों की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन उसकी भतीजी त्सुको मरी थी। हालांकि वह अभी इसे सिर्फ एक संयोग मानती है। वह अपने एक सहकर्मी से उस स्कूल की जानकारी निकलवाती है और फिर घर लौट जाती है, क्योंकि उसे अपने बेटे योइची के साथ त्सुको के अंतिम संस्कार में जाना होता है। अंतिम संस्कार के दौरान रिश्तेदार रेको को बताते हैं कि त्सुको की मौत सामान्य नहीं थी। लोग कहते हैं कि वह डर के कारण मर गई थी। इसी दौरान रेको का बेटा योइची, जिसमें आत्माओं को महसूस करने की क्षमता होती है, सीढ़ियों के पास त्सुको की परछाई देखता है। चूंकि दोनों पहले अक्सर साथ खेलते थे, इसलिए योइची डरता नहीं और उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर वह टीवी के सामने खड़ा हो जाता है और बिना पलक झपकाए उसे देखने लगता है। तभी रेको आ जाती है और बेटे को समझाकर बाहर ले जाती है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं, रेको को उसके सहकर्मी का फोन आता है। वह बताता है कि जिन हाई स्कूल छात्रों की मौत हुई थी वे उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें त्सुको पढ़ती थी। अब रेको को समझ आ जाता है कि इतनी सारी समानताएं यूं ही नहीं हो सकती। वह त्सुको के दोस्तों से मिलती है और पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है कि त्सुको और बाकी दोनों मृत छात्र आपस में अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले वे सभी साथ में यात्रा पर गए थे और एक होटल में ठहरे थे जहां उन्होंने वही श्रापित वीडियो टेप देखा था। रेको को इस कहानी पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह अगली सुबह फिर त्सुको के घर जाती है। वहां उसे कमरे में एक फोटो स्टूडियो की रसीद मिलती है। वह दिए गए पते पर जाकर त्सुको की खींची हुई यात्रा की तस्वीरें ले आती है। तस्वीरें देखते समय रेको को एक बात अजीब लगती है। एक समूह फोटो में सभी दोस्तों के चेहरे अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। फोटो के पीछे दिख रहे दृश्य से रेको को उस होटल का पता चल जाता है जहां उन्होंने वीडियो टेप देखा था और यहीं से इस डरावनी कहानी का असली राज खुलने लगता है। जब होटल की मालकिन मेहमान की जानकारी दर्ज करने वाली होती है, तभी उसकी नजर शेल्फ पर रखी एक सफेद वीडियो कैसेट पर पड़ती है। उसका मन उसे बताता है कि यही वही बदनाम शापित वीडियो टेप है। वह उस टेप को उधार लेकर कमरे में ले जाती है और चलाकर देखती है, लेकिन वीडियो में कुछ अजीब से दृश्य दिखने के अलावा और कुछ खास नहीं होता। तभी वह टीवी बंद करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई देती है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और तुरंत पलटती है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं होता। वहाँ कोई भी नहीं खड़ा होता। अब वह वहाँ एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाती। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, तभी अचानक फोन की घंटी बज उठती है। वह अनजाने में फोन उठा लेती है, लेकिन उधर से सिर्फ डरावनी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि शापित वीडियो की कहानी सच है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह घड़ी देखती है। समय होता है शाम के 7:10। इसका मतलब यह होता है कि 7 दिन बाद इसी समय उसकी मौत भी उसी तरह रहस्यमयी होगी जैसी उसकी भतीजी की हुई थी। अब सवाल यह है कि इन 7 दिनों में क्या वह इस शाप से बचने का कोई तरीका खोज पाएगी? भतीजी की मौत की सच्चाई जानने के चक्कर में यह महिला खुद भी उस शापित वीडियो के जाल में फंस जाती है। हालत यह हो जाती है
कि उसकी खींची हुई तस्वीरें तक टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगती हैं। अब लिंगजी के पास भी बाकी पीड़ितों की तरह सिर्फ 7 दिन ही बचे होते हैं। इस शाप को तोड़ने के लिए वह अपने पूर्व पति से मदद मांगती है, जिसके पास आत्माओं से जुड़ी कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। लेकिन उसका पूर्व पति इस तरह के शाप वाप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वह तो घर पर बैठकर वही वीडियो टेप दोबारा देख लेता है। इसके बाद दोनों घर के फोन को घूरते रहते हैं। उसका पूर्व पति हल्की हंसी के साथ कहता है कि लिंगजी खुद ही खुद को डरा रही है। उसके मुताबिक वीडियो देखने के बाद फोन आ जाना सिर्फ एक संयोग हो सकता है। लेकिन जब वह देखता है कि लिंगजी अब भी बहुत परेशान है, तो वह वीडियो की एक कॉपी बनाने की बात करता है, ताकि आराम से जांच कर सके कि आखिर यह शरारत कौन कर रहा है। कुछ ही देर बाद उसका मजाक उड़ाना भारी पड़ जाता है। एक दिन जब वह पार्क में अकेली बैठी होती है, तभी एक स्कर्ट पहने लड़की ठंडी और डरावनी हवा के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि यह कोई इंसान नहीं है। डर के मारे वह सिर तक नहीं उठा पाती। अब जाकर उसे लिंगजी की बातों पर भरोसा होता है। जब वह घर लौटती है तो लिंगजी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। वह कॉपी की हुई वीडियो टेप निकालती है और दोनों उसे एक एक फ्रेम करके ध्यान से देखने लगते हैं। पहले दृश्य में एक लंबे बालों वाली औरत आईने के सामने बाल संवारती दिखती है। आखिर में सफेद कपड़ों में एक धुंधली सी औरत झटके से दिखाई देती है। दूसरे दृश्य में उछलते कूदते अक्षर दिखाई देते हैं, जो किसी ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी खबर लगते हैं। घर का टीवी साफ तस्वीर नहीं दिखा पाता, इसलिए शब्द पढ़ना मुश्किल होता है। इसीलिए लिंगजी अपने पूर्व पति को साथ लेकर दफ्तर जाती है, जहां बेहतर मशीनों से वीडियो को दोबारा देखा जा सके। हालांकि शब्द अब भी साफ नहीं दिखते, लेकिन तीसरे दृश्य में एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके सिर पर सफेद कपड़ा होता है। पहले वह समुद्र के किनारे खड़ा नजर आता है, लेकिन अब पास से देखने पर उसकी आंख में एक सुई सी चीज दिखाई देती है और आसपास की अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। जैसे ही उसे याद आता है कि वह खुद भी इस वीडियो के शाप का शिकार बन चुकी है, वह आखिरी दृश्य देखने की हिम्मत नहीं कर पाती और तुरंत इस रहस्य की जांच में लग जाती है। असल में यह बात जापान के ओशिमा के स्थानीय भाषा में थी। वहां पास में ही एक ज्वालामुखी था, जिसका नाम था सेंगेन यामा। दोनों तुरंत जानकारी जुटाने के लिए संग्रहालय गए। वहां उन्हें वीडियो में दिखाई देने वाली वही अखबार की प्रति मिल गई। छोटे अक्षरों में लिखा था कि ज्वालामुखी फटने से पहले उस इलाके की एक महिला समय सही बता सकती थी कि ज्वालामुखी कब फटेगा। ऐसा लगता है कि अगर वे शाप का स्रोत ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें यह अखबार जरूर देखना होगा। इसके लिए उन्हें ओशिमा तक जाना ही पड़ेगा। ryuji ने तय किया कि वह अकेले जाएगा और अपनी पूर्व पत्नी को घर पर उनके बेटे यंग आई की देखभाल करने के लिए छोड़ देगा। रेको ने अनमना होकर मान लिया। हिम्मत जुटाने के लिए उसने बेटे को अपने दादा के घर रहने भेजा, लेकिन शायद दिन में जो सोचा रात में वही सच हुआ। आधी रात में ryuji अचानक बुरे सपने से जाग गया। उसने देखा कि उसका बेटा वहां नहीं था। जैसे ही वह सोच में पड़ा, उसे कान में वीडियो टेप की आवाज सुनाई दी। ryuji का दिल धक धक करने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा चुपके से वीडियो टेप लेकर देख लेगा, और वह भी आधी रात में। और तो और ryuji ने अभी अभी देखा कि वीडियो की आखिरी सीन में ऐसा लगता है जैसे कुछ उस सीने से बाहर निकलने वाला है। पूछने पर यांग आई ने सच बता दिया कि टोमोको की बहन ने उसे देखने के लिए कहा था। यह सुनकर ryuji का शरीर ठंडा पड़ गया। आखिरकार टोमोको तो पहले ही दफन हो चुकी थी, फिर कैसे उसने अपने बेटे को टेप देखने के लिए कहा, सिवाय इसके कि वह अब भूत बन चुकी थी। लेकिन अब यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि टेप देखने के बाद यांग आई के पास केवल 7 दिन की जिंदगी बची है। उसे अब ओशिमा जाना ही पड़ेगा और चैन फूगे की मदद से शाप का राज खोलना होगा। इस बीच ryuji ने पता लगाया कि भविष्य बताने वाली महिला का नाम यामामुरा टोमिको था। उसे एक प्रोफेसर ने टोक्यो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाकर दिखाया था कि उसकी विशेष शक्ति असली है। लेकिन उसी दिन एक पत्रकार की अचानक मौत हो गई। इसके बाद टोमिको को सोशल मीडिया पर खूब गाली मिली। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और सेंगेन यामा से कूदकर आत्महत्या कर ली। ryuji का मानना था कि अगर यह सच है तो यह शाप शायद टोमिको की मौत से पहले की उसकी कुत्सित भावना हो सकती है। लेकिन एक बात ryuji को अजीब लगी। कथाओं के अनुसार टोमिको की बेटी मकीको की मृत्यु के बाद कोई पता नहीं चला। अब ryuji ने केवल टोमिको के चचेरे भाई के घर का पता लगाया, लेकिन क्या वह चचेरे भाई से शाप को तोड़ने का तरीका जान पाएगा? एक चेतावनी, यह फिल्म का सबसे क्लासिक दृश्य है। सीधे दिखाया गया कि मकीको लंबी काली बालों वाली और सफेद कपड़े पहने धीरे धीरे टीवी से बाहर निकल रही थी। ryuji डर के मारे चौंक गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने टेप का शाप तो तोड़ दिया, फिर भी वह बुराई से बच क्यों नहीं पाया। असल में कुछ दिन पहले ryuji ने पता लगाया था
कि शाप का संबंध मर चुकी यमामुरा तोमिको से है, इसलिए उसने खास तौर पर उसके चचेरे भाई के घर में ठहरकर तोमिको के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि यमामुरा का चचेरा भाई इस पर बिल्कुल नाखुश था। वह अक्सर समुद्र किनारे छुपा रहता, लेकिन ryuji ने हार नहीं मानी और पीछा किया। जैसे ही उसने तोमिको की बेटी के बारे में पूछा, यमामुरा का चेहरा बदल गया और वह अचानक भागने लगा। इससे ryuji को पक्का विश्वास हो गया कि वह सच जरूर जानता है। वह तुरंत उसका पीछा करने लगा। इसी बीच यमामुरा अचानक गिर पड़ा और जैसे ही ryuji ने उसका हाथ पकड़ा, उसके सामने तुरंत 40 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का दृश्य उभर आया। और इस दौरान जो रेको दोनों के पास आई थी, वह भी अनियंत्रित होकर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली गई। दरअसल उस समय यामामुरा ने जानबूझकर तोमिको की असाधारण शक्तियों के बारे में सबको बताया। उनका इरादा था कि तोमिको की प्रसिद्धि का फायदा उठाकर पैसे कमाए, लेकिन मामला बहुत बड़ा हो गया। यहाँ तक कि टोक्यो का प्रोफेसर भी मान गया और तोमिको को टोक्यो ले जाकर सबके सामने प्रयोग करवाया, यह साबित करने के लिए कि उसकी शक्तियां सच में मौजूद हैं। लेकिन वहां मौजूद पत्रकारों ने उस पर विश्वास नहीं किया और सभी उठकर कहने लगे कि टोमिको एक धोखेबाज है। तभी अचानक एक पत्रकार गिरकर मर गया। सबने टोमिको को दोषी मान लिया और उसे भूतनी कहकर गालियां दी। असल में सच्चाई ये थी कि वह वास्तव में भूतनी थी। टोमिको की बेटी माकिको इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपनी मानसिक शक्ति से लोगों को मार सकती थी। उसने रेको को भी महसूस कर लिया, जो समय यात्रा करके वहां आई थी, और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अगले पल रेको के हाथ पर एक काला हाथ का निशान दिखाई दिया। जब उन्होंने देखा कि माकिको के पास इतनी अद्भुत शक्ति है, तब दोनों को समझ आया कि केवल माकिको ही उस वीडियो टेप का श्राप बनाने की क्षमता रखती है और इसे तोड़ने के लिए उन्हें माकिको का पता लगाना ही होगा। अब रेको के श्राप के सक्रिय होने में केवल एक दिन बचा था। इतनी भीड़ में किसी एक व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं था। तभी रेको को याद आया कि केवल वही लोग जिन्होंने होटल में वीडियो देखा, वे ही फोन की घंटी सुन सकते थे। इसका मतलब था कि माकिको उसी होटल के आसपास थी। फिर वह और ryuji होटल की ओर चले। रास्ते में उन्होंने सोचा कि यहाँ तक कि माकिको का अपना चाचा भी उसे भूतनी कहता है। इसका मतलब उसकी जिंदगी बहुत दुखद रही होगी। शायद वह मर चुकी थी। जब वे होटल पहुंचे, उन्होंने नीचे की बाड़ तोड़ दी। वहां उन्होंने वही रोती हुई बच्ची देखी जैसा वीडियो में था। रेको ने उस हाथ को, जिस पर माकिको का प्रभाव था, रोती हुई बच्ची पर रखा। तब अचानक सामने एक दृश्य आया। माकिको को प्रोफेसर ने कुएं में धकेल दिया। शायद माकिको ने उसे खरोंचने का उद्देश्य यही रखा था कि रेको अपने मौत का सच देख सके। फिर दोनों जल्दी से कुएं का ढक्कन खोले और माकिको के शव को बाहर निकालने लगे। नीचे जाते समय ryuji ने कुएं में खरोंच और गिरे हुए नाखून देखे। उसे तुरंत समझ आ गया कि माकिको कुएं में गिरने के बाद जीवित थी और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह संघर्ष के बावजूद मर गई और उसकी कड़वाहट वीडियो टेप के रूप में बदल गई, जो निर्दोष लोगों को श्रापित करती रही। फिर दोनों ने कुएं में उतरकर माकिको की तलाश जारी रखी। अंत में रेको ने माकिको का शव ढूंढ लिया। जन्म से ही भूतनी समझी जाने वाली इस दुखी लड़की के सामने रेको डर गई नहीं, बल्कि उसने उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ा। इस समय 7:10 हो चुके थे और माकिको का श्राप सच में खत्म हो गया। लेकिन रेको ने नहीं सोचा था कि अगले दिन सुबह माकिको फिर से ryuji के टीवी से बाहर निकल आएगी और उसकी जिंदगी को पूरी तरह समाप्त कर देगी। यह खबर सुनकर रेको सबसे ज्यादा डर गई, क्योंकि स्पष्ट था कि माकिको का श्राप खत्म नहीं हुआ था। अगला शिकार अब उसका बेटा यांगाने होने वाला था। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जब उसने माकिको का शव ढूंढ लिया, फिर भी श्राप क्यों नहीं गया और माकिको ने क्यों ryuji को मार दिया, लेकिन अपने बेटे को छोड़ दिया। वह सोचती रही और आखिरकार उसे याद आया कि उसने ryuji को वीडियो टेप की एक कॉपी दी थी। शायद यही श्राप तोड़ने का तरीका था। अगर यांग आई भी वीडियो टेप की एक कॉपी किसी और को दे दे, तो शायद वह अपनी जान बचा सकता था। किसे देना है, यह रेको ने पहले ही सोच लिया था। रेको के अनुमान के अनुसार अगर 7 दिनों के भीतर वीडियो टेप की कॉपी किसी को दे दी जाए और अगला व्यक्ति भी यही करे, तो सभी लोग श्राप से बच सकते हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार मिलते हैं।